लास्ट में सुनेंगे। देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, बंद करिए इसको। समझिए, आपके पास प्रश्न आएगा, कई तरह से पूछेगा, ग्लाइकोलिसिस के बारे में पूछेगा या पूछेगा ग्लाइकोलिसिस पर टिप्पणी लिखे। तो टिप्पणी भी 4 लाइन का होता है, मतलब भी 4 लाइन का होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ग्लाइकोलिसिस जब भी पूछेगा तो इसका आंसर कैसे बताएगा, बताइए। देखिए सिंपल, सबका आपको क्वेश्चन दिए थे, आप लोग को भी दिया हुआ ना, वही सब क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस जब भी अगर तो आपको बोलना है, कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। सिंपल भाषा में आपको 4 लाइन में ही इसको बोलना ही है। अगर खाली पूछेगा ग्लाइकोलिसिस क्या है तो हो गया, यहीं तक कहलाता है, हो गया, बस यही है, खत्म हो गया इसका। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ बताइए, ध्यान दीजिए, करे कि कोशिकीय ईंधन। अच्छा, कोशिकीय ईंधन का बताइए, कोशिकीय ईंधन क्या है? मतलब कोशिका के अंदर भी तो खाना पकता होगा ना, कोशिका भी चलता होगा तो उसके अंदर भी तो वो भी भोजन करता है ना, तभी तो चल पाता है ना, तभी उसको सजीव कहा जाता है। तो कोशिकीय ईंधन जो कोशिका को जलाता है, जो कोशिका को जलाता है उसे क्या कहते हैं बताइए? कोशिकीय ईंधन। तो यहाँ पे करें कि कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का। तो हमें ग्लूकोज से मतलब नहीं, जब कोशिकीय ईंधन नाम आ जाएगा तो ग्लूकोज ही है, समझिए कि ग्लूकोज वही से हमें। तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यानी कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण जब होता है तो क्या कहते हैं उसे बताइए? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब आपको कोशिका को जो जला रहा है, कोशिका को नहीं जला, कोशिका के अंदर भोजन को जला रहा है, इसलिए कोशिका बोलते हैं। तो कोशिका को जब जलाना स्टार्ट किया तो क्या बोलेंगे बताइए उसको? ग्लाइकोलिसिस। एक क्रिया है, ये क्या है आपको बताइए? एक क्रिया है, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? तो कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है बताइए? सबको समझ में आ गया? तो कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, या सिंपल बोलेंगे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अगर कोशिकीय ईंधन नहीं याद है आपसे तो छोड़ दीजिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का जब भी ऑक्सीकरण होगा तो जब तक पकेगा नहीं, जब तक मिलेगा नहीं, मिश्रण नहीं होगा, तब तक ग्लूकोज बनेगा नहीं। जैसे आप पानी खाली पी लीजिएगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, पानी के साथ आपको खाना भी खाना पड़ेगा। आप खाली खाना खा लीजिएगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, खाने के बाद पानी पीजिएगा तब ग्लूकोज बनेगा। सबको समझ आ रहा है? तो खाना खा लिए और खाना खाने के बाद पानी पिएंगे तो क्या बनेगा हमारे शरीर में? ग्लूकोज बनता है। अगर चाहते कि हमारे शरीर का पूरा भोजन, पूर्ण रूप से भोजन पचे, मतलब हमारे शरीर का कोई भोजन खराब न हो, तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कितना देर बाद पीना चाहिए? लगभग 1 घंटा, मतलब कम से कम 1 घंटा के बाद ही पानी पीना चाहिए। तब आपके, अब थोड़ा सा आप लोग मान लीजिए कि हल्का सा पी सकते हैं, जिसको मान लीजिए कि जैसे नट्टी में जाके फंस गया या उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा बहुत पी सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप खाना खाते समय पानी मत पीजिए, खाना खाते समय भी पानी पीजिए, लेकिन ध्यान रखें किसी को आदत हो जाता है, होता है ना, किसी को आदत हो जाता है, खाते रहता है पानी पीते रहता है, खाते रहता है पानी पीते रहता है, तो उसको भविष्य में लीवर का बीमारी होगा। लीवर समझ ना? ऐसे देखा जाए तो दुनिया में सभी को 99% लीवर का दोष है। आप ज़्यादा खाते होंगे, देखिए गैस बनता होगा, कम खाते होंगे तभी दिक्कत होगा, या हो सकता है कि कुछ अलग चीज़ें खा लिए, जैसे आपने खाना खाते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें खा लें तभी आपको पेट में कुछ प्रॉब्लम होता है। तो लीवर की समस्या हर लोग को 99% है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहे तो रात के भोजन नहीं करना चाहिए और खाने के 1 घंटा बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर चाहते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहे पूरा जिंदगी भर, तो रात के भोजन नहीं करना चाहिए। किरण जैसा डूब जाता है ना, डूबता है तो किरण नहीं है, ये चलता पृथ्वी है, लेकिन हम लोग पहले से बोलते आ गए हैं पाषाण काल से, इसलिए इसको ही बोलेंगे। सूर्य निकलता है जाकर डूब जाता है, लेकिन सूर्य नहीं निकलता है, पृथ्वी घूर्णन कर रहा है। सूर्य तो एक जगह रहता है, पृथ्वी घूर्णन करती है। तो जैसे अस्त हो जाएगा, मतलब आप समझिए कि शुरुआत आपका एंडिंग हो गया, उसका खत्म हो गया, तो हम क्या समझेंगे उसको? मतलब शाम हो गया, रात हो गया, उसके बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हार्डली आप भोजन करते हैं तो 7-8 बजे तक कर ही लेना चाहिए, क्योंकि 7 बजे तक, अब तो गर्मी के मौसम में 7 बजे ही आपका आधार होगा, तो 8 बजे तक भोजन कर सकते हैं। लेकिन प्रयास, अच्छा देखेंगे आप पहले क्या, आप देखेंगे कि सबसे पहले ही लोग 6 बजे खा के सो जाते थे, याद है आप लोग को? या सुने हैं कि हम लोग तो 6 बजे सो जाते हैं? ठंडी के मौसम में देखें तो पहले के लोग 6 बजे भोजन क्यों कर लेते बताइए? उन लोगों को ज्ञान नहीं था, बस अर्थ यही था कि रात के क्या कौन काम है, खाना खा के जल्दी सो जाते हैं, फिर भी स्वस्थ रहते थे ना, लंबा उम्र था ना, 100-100 साल जिए कि नहीं जिए हैं। हम लोग रात के खूब दवाई खाते हैं, रात में खाने के बाद जैसे सोते हैं, आप सोते समय आपका जो माइट्रोकैंड्रिया होते हैं, यानी आपके पेट में जितना सारे अन्न गया,
स्थिर हो जाता है, ना ब्रेन काम करता है ना शरीर का अंग काम करता है, इसलिए भोजन जहाँ है वही रह जाता है, इसलिए आपका भोजन पच नहीं पाता है। तो रात का जितना आप भोजन करिएगा थोड़ा सा भी वो आपको ग्लाइकोज नहीं बनाएगा। अब जब ग्लाइकोज नहीं बनाएगा तो आपका भोजन नहीं पच पाया, जब भोजन नहीं पच पाएगा तो पेप्सिन का निर्माण नहीं होगा। अब पेप्सिन का निर्माण तब होता है जब भोजन घुलता है, एंजाइम बनाता है तब। तो उसी तरह ये बता रहा है कि जब तक ले ऑक्सीकरण नहीं होगा तब तक ले क्या होगा, ग्लूकोज बनाएगा नहीं। तो ऑक्सीकरण ग्लूकोज बनाएगा तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो ग्लूकोज बना रहा है। समझ में आ रहा है? अब भोजन करके सोते हैं ना आप लोग, भोजन करके जब सोते हैं तो कैसे सोते हैं, एकदम पड़ जाते हैं लोग, चाहे पेट नीचे हो तो ऐसे सो जाते हैं, ऐसे भी सोते हैं लोग। आप सोते समय ध्यान रखिए आप लोग, ये जो बॉडी आप देख रहे हैं ये लेफ्ट टू राइट, राइट साइड में इस साइड सोइएगा भोजन करते समय, क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जितना जो शरीर का पूरा टेम्परेचर होता है, पूरा बॉडी का टेम्परेचर होता है पेट में नहीं होता है, किस में होता है, तो ब्रेन में होता है। पूरा टेम्परेचर ब्रेन कैप्चर करता है। रात में सोते समय हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। जैसे सोइएगा ना तो ब्रेन, तो इधर सोइएगा तो ब्रेन दब जाता है, इधर है, इधर सोइएगा चाहे इधर सोइएगा तब वो ब्रेन अब काम करेगा। लेकिन रात में जैसे नींद पड़ा ब्रेन काम करना बंद करता है, तो ब्रेन काम करना बंद करेगा तो पता नहीं उसका भोजन कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन आप राइट साइड में ऐसा सोइएगा, राइट साइड में, जैसे राइट साइड में सोइएगा ना तो क्या होगा, भोजन एक जगह आ जाएगा। और इसमें इतना शक्ति है, यहाँ पर यही पे पीत होता है, इतना शक्ति है कि भोजन को ढकेलता है, भोजन समझ ढकेलता है। तो आसपास में किधर किधर भोजन जाना है ये भोजन लेकर जा सकता है। मतलब खंडित होगा तब, भोजन बड़ा बड़ा होगा तो नहीं, खंडित छोटा छोटा होगा तब ये ढकेलता है, और लास्ट में लेकर जाएगा जहां जहां जिसको पहुंचाना पहुंचा देगा। तो इसलिए भोजन करने के बाद रात में सोते हैं ना, भोजन करिए या मत करिए, रात में जब भी सोइएगा तो सोते समय राइट साइड में सोइए, ऐसे करके सोइएगा, ऐसा सीधा नहीं, राइट साइड में सोइएगा। और पैर का जो दोनों ये यहाँ पर जो मुड़ते हैं ना घुटना से, आप पैर को मोड़ कर सोइएगा, पूरा नहीं, पैर को हल्का सा मोड़ के और हाथ को इस पर रखिएगा और ये वाला हाथ को इसके अंदर डालते जाएगा, ऐसे करके सोइएगा। आपको भविष्य में देखिएगा कभी भी आपके शरीर का जो नहीं होता है, दर्द हो गया या कभी कभी आपके शरीर में होता है थकाहट हो गया या कई प्रकार की बीमारी होता नहीं होगा, भोजन भी पचेगा और शरीर के कोई हिस्सा आपको काम, मतलब ये नहीं होता कि कभी दिक्कत होगा, दर्द कर रहा है, कभी उठने का इच्छा नहीं कर रहा है। आप 100% कि 4 बजे अगर आप सोच कर आप सोते हैं तो 4 बजे उठिएगा, 5 बजे उठना चाहते हैं 5 बजे उठिएगा, क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो यहाँ पर काम करते हैं तो यहाँ पर जैसे इसमें लगाते हैं ना तो ये हल्का सा उठा रहता है, दबता नहीं है। आप कहेगा हाथ दबा जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, 1-2 दिन प्रॉब्लम होगा, बाद में आपको नहीं होगा। गर्दन तक लगाना है, यहाँ पर नहीं लगाना, गर्दन तक लगाना है, हाथ भी आपको नहीं दबेगा और ये आपका सर भी उस पर नहीं पूरा जाएगा। और आपको लगता है कि हमारा पूरा शरीर का हिस्सा कोई डाउन ना हो, नौवे ना, ऐसा झुके ना, तो आप तकिया लगाना छोड़ दीजिए, तकिया मत लगाए, ऐसा ही सोइए। हम लोग का आदत है बिना तकिया के सो नहीं सकता है, तो इसलिए आपको गलत नहीं है तकिया लगे, लेकिन ऊंचा ऊंचा तकिया मत लगाइएगा, पूरा एकदम ऐसे लगा लेता है, मुड़ी पूरा ऐसे उठ जाता है, उसको उठले हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आएगा, सोते समय भी राइट साइड में सोइएगा और भविष्य में कभी बीमारी आपका नहीं होगा। इतना करने के बाद, इतना तो हम लोग जानते हैं लेकिन करते हैं नहीं कर पाते हैं, तो ये आप करके देखिएगा 1 महीना आपको खुद बदलाव आ जाएगा। तो ग्लाइकोलिसिस आप कर रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या बताता है, बताइए। ग्लाइकोलिसिस कह रहा है कि किसका, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, सिंपल ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज कैसे बनता है, भोजन करेंगे पानी पिएंगे तब ग्लूकोज बनेगा। अगर हम पानी नहीं पीते तो ग्लूकोज हमारे शरीर में नहीं बनेगा। पानी को रख दीजिए, उसमें चीनी डलवे मत करिए, तो शरबत बनेगा। तो उस तरह भोजन कर ली तो जब तक पानी नहीं जाएगा तब तक उसको मिलाएगा नहीं मिलेगा, क्योंकि भोजन तो ठीक है आपका लिक्विड टाइप पढ़िए लेकिन सूखा ना गया है, उसे पकाएगा जलाएगा, और जैसे पानी डालेंगे तो सब घुल मिल जाएगा, जहां जहां जाना है वो सब चला जाएगा। तो आपको समझ में, कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, या कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। आप दोनों बोल सकते हैं। अरे समझ सभी को ग्लाइकोलिसिस क्या कहते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, बताइए, सभी को याद रहेगा ना। अब देखिए ऑक्सीकरण विशिष्ट एंजाइम्स, अब कह रहे हैं ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण विशिष्ट एंजाइम्स की उपस्थिति में कई चरणों में संपन्न होता है, कई चरणों में संपन्न होता है। ऑक्सीकरण जब होता है माने हमारे शरीर का भोजन फूट फूट कर जब चारों तरफ बढ़ता है तो इसका कई गो एंजाइम्स में उपस्थित होता है। अब उपस्थित तो कई गो एंजाइम बना लिया तो इसका चरण भी कई गो होता है, कई चरण बढ़ जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, माइट्रोकैंड्रिया, जहां जहां जिसको वो सब क्या होगा, चरण हो गया। अब कई गो चरण में संपन्न होता है जिसके फलस्वरूप जैव ऊर्जा एटीपी उत्पादन होता है, जिसके कारण क्या होता है बताइए, फलस्वरूप क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। कौन ऊर्जा बनता है, एटीपी का उत्पादन होता है। तो जब हम, अच्छा एटीपी जब ऊर्जा उत्पादन होने लगा तो हमारे शरीर में कोशिका का निर्माण होने लगा। इतना बढ़ देने के, जैसे आपके शरीर में कोशिका बन रहा है
तो किस कौन सा ऊर्जा के कारण बनता है? एटीपी। और एटीपी ऊर्जा नहीं अगर है तो आपके शरीर में कोशिका नहीं बनेगा। सिंपल फाइव आप समझ लिए। आपके शरीर का कोशिकीय हम लोग का 10 के पावर 15 कोशिका शरीर में होते हैं। तो जितना कोशिका शरीर में अगर बन रहा है तो किसके कारण, कौन सा ऊर्जा कारण? एटीपी। और एटीपी का ऑक्सीकरण होता है तबे बनता है, यानी भोजन किए हैं तबे कोशिका बनाएगा, अब भोजन नहीं किया तो कोशिका नहीं बनाएगा। तो ये ध्यान आप रखिएगा, हमारे शरीर में कोशिका का निर्माण तब होता है जब हमारे शरीर में एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होता है, उस ऊर्जा का नाम है एटीपी, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। सभी लोग को लगभग पता होगा, पता नहीं सभी को। तो यहाँ पर समझ किसका उत्पादन होता है बताइए? एटीपी का उत्पादन है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। यानी एटीपी ऊर्जा का जब विखंडन होता है, एटीपी ऊर्जा का जब उत्पादन होता है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? जब अभिक्रिया हो रहा है, इस अभिक्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर हम लोग खा रहे हैं, मान लीजिए अगर खा रहे हैं तो खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में सब नहीं पच पाएगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है तो फिर बाहर भी निकलता है ना, तो बाहर निकलता है, तो अब बाहर से अगर हम ले रहे हैं तो उसको ऑक्सीजन बोलेंगे, लेकिन जैसे छोड़ रहे हैं शोषण निकल रहे हैं बाहर तो क्या हो जाएगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे शरीर से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? निकालते हैं। अच्छा मान लीजिए कि रात के खाई बोलो पुआ पकवान, तो सुबह कौन गैस निकली? पुआ पकवाने के गैस निकली। अगर मान लीजिए कि रात के खैले बार एकदम अमिंग चाउमिंग अर्गर बर्गर, तो कैसन पिज्जा ईजा पिज्जा जो भी होता है खैबा, तो कैसन गैस निकली? जैसन खैबा वैसा ही निकली। तो जिस तरह आप खाइएगा वैसा ही आपको शरीर में ना जाएगा, पचेगा। अब मान लीजिए कि पूरा आप खा लिए एकदम भोज में गए बारह, अब पता चले कि पूरा नमके खैले बारह, तो पता चले नमक के मात्रा ढेर होगा, चीनी के मात्रा ढेर होगा। जो खाइएगा वही ना शरीर पचा के उसको आपको भेजेगा। तो आप जो चीज खाते, अच्छा आप सिंपल मिले, जो चीज खाइएगा वही ना आपके गैस शरीर से निकलता है। सेम उसी प्रकार से हमारे शरीर में वैसा ही पचता है और जिसको जिसको देना होगा उसको देता है। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए, अब करें कि यहाँ पर कि इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से क्या निकलता है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड। एटीपी का जब विखंडन होता है, उत्पादन होता है, तो उस समय क्या होता है? हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यह क्रिया अवायवीय श्वसन में होता है। यह क्रिया किस में होता है? अवायवीय श्वसन में होता है, जिसमें 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। 6 कार्बन तो समझ में करते हैं, C6H12, वो 6 होता है कि 11? पता है ना आप लोग को? C6H12O6 होता है ना। तो इसमें कौ को कार्बन है बताइए? 6 को कार्बन। तो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, याद रखिएगा। तो यह क्रिया अवायवीय श्वसन में होता है। यह क्रिया कब होता है? एटीपी का जो उत्पन्न होता है कब? अवायवीय श्वसन में। ठीक है ना? अब आप समझिए, अब कह रहा है कि जिसमें 6 कार्बन, कितने कार्बन? 6 कार्बन, और ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है अंतर्गत, इसमें एक अणु ग्लूकोज 2 अणु पायरुवेट विखंडन से क्या होता है? पायरुवेट का विखंडन से। ठीक है, पायरुवेट का विखंडन से। तो इसमें एक अणु ग्लूकोज के 2 अणु पायरुवेट बनते हैं। क्या बनते हैं आपका? 2। कितने अणु बनते हैं? 2 पायरुवेट बनाते हैं। एगो अणु होगा, अणु कौगो होगा? एगो। आ ग्लूकोज के चलते कौगो बना लेगा? 2 गो अणु बना लेगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यह अभिक्रिया कोशिका द्रव में होती है, जो 10 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरण में? 10 चरणों में संपन्न होती है। याद रहेगा सभी लोगों को ना? तो यह क्रिया किसमें होती है बताइए? क्रिया किसमें होती है? 10 चरण। कोशिका में होती है। कितने चरणों में होती है? 10। यह अभिक्रिया किसमें होती है बताइए? कोशिका द्रव में होती है। यानी ग्लाइकोलिसिस का काम सिर्फ कोशिका के लिए है। कोशिका अगर बन रहा है तो ग्लाइकोलिसिस है, नहीं बन रहा तो कोई इसका लेना देना नहीं है। और ग्लाइकोलिसिस आपको समझ में आ गया है? अरे सुनना, तो ये सिर्फ कोशिका ईंधन के लिए। कोशिका जब आपके शरीर में जीवित हो रहा है, कोशिका शरीर में बन रहा है, तो समझिए ग्लाइकोलिसिस बन रहा है, यानी ग्लाइकोलिसिस का देने ग्लाइकोलिसिस बना रहे हैं। और किसके अंतराल में? तो एटीपी का। आपके सिंपल भाषा में समझे, एटीपी अगर आपके शरीर में बन रहा है ऊर्जा, तो आपको क्या बनेगा? कोशिका बनेगा। तो एटीपी ऊर्जा कैसे बनेगा बताइए? खाना खाने के बाद जब पानी पीजिएगा तभी बनेगा। तो खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, खाना खा लिए और पानी गया, तो खाना और पानी जब दोनों आपस में मिलता है तो क्या करता है? जलने लगता है, और जल कर क्या करता है? वहां से एटीपी निर्माण होता है। तो शरीर में कोशिका के कब कब बना है? भोजन करते तो आप स्ट्रांग हो जाते हैं ना। जैसे आप भोजन करते तो कुछ काम करने लगते हैं, इसका मतलब आपके शरीर में सब कोशिका चालू हो जाते हैं। और जैसे आप भोजन नहीं करते हैं कुछ समय, जैसे अभी आप लोग सुबह से भोजन नहीं किए, तो आपका शरीर थोड़ा सा वीकनेस टाइप होता है, थोड़ा सा लगता होगा, आपका मन भी थकता होगा। लेकिन जैसे आपने भोजन कर लिए हैं और उसके बाद कोई काम करने को बोला जाएगा, तो बताइए काम करिएगा नहीं करिएगा? जिसमें कोशिका नहीं होता है उसे कहा जाता है अमर। क्या कहा जाता है उसे? अमर कहा जाता है।
अब आता है कि बाह्य श्वसन क्या है। अब आता है कि बाह्य श्वसन क्या है। अच्छा बताइए कि बाह्य श्वसन आपसे पूछा जाए, कौन श्वसन? बाह्य श्वसन क्या है बताइए। अच्छा श्वसन तो बाहर होना होता है, एक होता है बाहर श्वसन होता है, एक होता है अंदर श्वसन होता है। तो कह रहे कि बाह्य श्वसन एक होता है, देखिएगा सर्दी के मौसम में बाहर श्वसन चलने लगता है, नाक से एकदम पानी देना स्टार्ट करता है, देता है, वो बाह्य श्वसन है। कौन श्वसन है वो? बाहर के श्वसन, अंदर जाइए नहीं पाता है, तो उसको मुंह से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? मुंह से उस श्वसन को लेना पड़ता है, ठीक है ना। कैसे लेते हैं उसको? मुंह से श्वसन को लेना पड़ता है, ठीक है। बाह्य श्वसन क्या है? यह एक भौतिक प्रक्रिया है। अच्छा भौतिक और रासायनिक सभी लोग जानते होंगे। भौतिक क्रिया क्या होता है, रासायनिक क्रिया क्या होता है, सभी को पता है? बताइए तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, कौन बताएंगे? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कौन अंतर बताएंगे, बोलिए बोलिए। भौतिक परिवर्तन, ये तो आप लोग को लिखवाए थे ना, सभी को भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन लिखवाए थे जब आपका। अरे क्लास एंडिंग में नवंबर के समय, दिसंबर में लिखवाए थे आप लोग को। दिस लिए भी थे उसके बाद दिसंबर में आप लोग को लिखवाए थे सब। एक में एक महीना एक क्लास सभी को ट्रायल चला रहे थे तो उसमें लिखवाए थे, याद है आप लोग को? लास्ट में साइंस का मेन मेन टॉपिक जब पढ़ा रहे थे तो उसमें लिखवाए थे। अरे तो आप लोग 9वीं क्लास में पढ़े हो ना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अच्छा दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। हम्म, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, हाँ? भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक पर फिजिकल क्वांटिटी और लॉजिकल क्वांटिटी, बोलिए। भौतिक परिवर्तन समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ में रहे? ये कौन सा? क्या हो गया? लाए? बैठिए इधर, आ रहा था उधर ना, चालू रहने खोलो। बोलिए भौतिक परिवर्तन बोलो। पैसो देखिए समझिए, फिजिकल में क्या होता है समझिए। हाँ फिजिकल और लॉजिकल में दोनों अंतर समझिए। फिजिकल जो होता है, फिजिकल इज हम लोग बोलते हैं कैन सी एंड टच, जैसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो होता है फिजिकल। और लॉजिकल में होता है, लॉजिकल इज ए कैन सी एंड नो टच, हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, उसे छू नहीं सकते। खुले रहने दीजिए उसे भाई। अब बार बार बेंच आप लोग इधर उधर कर, बेंच खींचे पीछे, अस्थिर बैठे नहीं करते सर। कुछ बोल दें तो कहा बोलो कि बोलते बने, हम बोले कि ना चाहे नहीं कि ना। तो जाइए ना, 11 बजे जाइए, जाइए लो, तुरंत में जाना है, जाइए। तो 11 बजे जाइए, तो बोल तो रहे हैं, और किसको जाना है? जो शिक्षा मिल रहा है, जितना ज्ञान मिल रहा है उतना लेना चाहिए तब। अच्छा बिहार बोर्ड में आज तक सारण का कोई नहीं, जब से बोर्ड बना है, कल एक हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, उसमें वीडियो आप देखिए, क्लास 12th का रिप्रोडक्शन पढ़ाए, लेसन 1, अभी पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पढ़ाए, उसमें अभी बात बोले हैं कि जब से बिहार बोर्ड बना है तब से आज तक सारण जिला के कोई बिहार बोर्ड का टॉपर नहीं, मैंने स्टेट टॉपर नहीं आया है। अब शायद हो सकता है कि हम लोग का नहीं रहने के पहले बोर्ड बना होगा तो उसमें टॉपर को यह होगा, लेकिन हमारे देखने से सारण टॉपर का, अब के सारण जिला के टॉपर है, स्टेट टॉपर अब के थर्डो आ जाता तो ढेर भाग। तो हम उसमें बोले हैं कि इस बार सपना है कि सारण जिला के सभी लोग टॉपर बने। अभी हम मोटिवेट करेंगे तो मेरे वीडियो जहां तक जाएगा वो बच्चा के अंदर आएगा कि वाकई में सारण जिला का टॉप नहीं हुआ है, मेहनत करते हैं, कहीं अपना जिला के लिए कम से कम तो मेहनत करें कि जिला में भी दिखाएंगे टॉपर को। तो उस उम्मीद से पढ़ेगा तो जिला टॉपर कर सकते हैं। अब बहुत बड़ी बात नहीं है सारण टॉपर के लिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, 500 में तो 500 नंबर मंगाना है। आप लोग ये जितने मैथ का बना रहे हैं 100 में 100 बना दीजिए,
आपको साइंस में 100 में 100, 100 में 100 से बना दीजिएगा तो नहीं आ जाएगा, आपको तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, स्कूल 6 घंटा तैयारी करा रहे, 7 घंटा करा रहे ना, 1 2 घंटा 2 घंटा हम भी मान लीजिए कि पढ़ा रहे हैं, तो 8 घंटा ये हो गया। घर पे आप लोग 8 घंटा पढ़वे करते होंगे, नहीं पढ़ते हैं आप लोग? नहीं पढ़ते हैं। 2 घंटा 3 घंटा। टॉपर लगभग 24 आवर 24 घंटा पढ़ता है, 1 घंटा सोता नहीं, तब वो टॉपर बनता है। उसे कहानी जब पढ़िएगा ना तो बताएगा 24 के 24 घंटा, कब सो गया, कब जग गया, कब खाया पिया, उसको ही नहीं रहता है। आपको उसी दिन हम हिंदी पढ़ाते तो वेशभूषा के चक्कर में मत रहिए। वेशभूषा, कपड़ा लता, अगर आप संवारने लगते हैं चेहरा तो आपको टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होगा उतना में कुछ ना कुछ सीख लेंगे। बुझा रहा ना? पढ़ाई से ज़्यादा मोटिवेट है, हमेशा मोटिवेट रहिए। डीमोटिवेट जैसे हो गए आप सब भूलना स्टार्ट कर दीजिएगा। बुझा रहा ना? हमेशा मोटिवेट रहिए कि कुछ करना है, कुछ करना है, बस यही आपको रहेगा। लक्ष्य रहेगा हमको स्टेट टॉपर बनना है। स्टेट टॉपर नहीं हो बनिएगा तो सारण टॉपर बनिएगा, गांव का टॉपर रहिएगा ना, स्कूल का टॉपर रहिएगा ना, आपका बैच का टॉपर रहिएगा ना। सोच बड़ा होगा तब ना टॉपर बनिएगा। आना तो बाकी लोग के तो मन में होगा कि हमको फर्स्ट डिवीजन सेकंड हो जाए तो ठीक है, पास हो जाए नहीं तो अच्छा लगे। कितना लोग के मन में ख्याल है? बात मत करो, जाके फेंका बाहर होकर के, बिजली भूल लेके चला होता। तो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल समझिए, फिजिकल में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं जो एक बार टूट गया, फूट गया तो फिर हम उसे बना सकते हैं। उसे हम लोग कौन सा परिवर्तन कहेंगे? भौतिक। अगर मान लीजिए कि कोई चीज है और टूट गया, फूट गया, खराब हो गया, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बुझा रहे ना? तो सभी को समझा रहे ना? चलिए चलिए, देखिए तो हार्डवेयर आप समझ में, आपको समझ में आ गया जो फिजिकल होता है। कोई भी अगर आपके पास कोई पदार्थ है, कुछ भी अगर है, अगर वो टूट जाता है, फूट जाता है, बिखर जाता है, मतलब खराब हो गया, तो फिर से हम चाहेंगे तो उसे रिपेयर कर देंगे। पहले जैसा नहीं बनाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे तो फिर से उसको बना देंगे। तो कौन सा परिवर्तन हो बताइए? भौतिक परिवर्तन। तो माइंड में बैठाना है कि ये पदार्थ जब बोल रहे हैं, अगर हम किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट कर दिए, बदल दिए, तो क्या पुनः उस अवस्था में आएगी या नहीं आएगी? ये माइंड में लगा ना आपने का? कोई भी पदार्थ को जिस अवस्था में है, टूट गया, फूट गया, बिखर गया, तो पुनः उस अवस्था में लाया जा सके, उसी को कौन सा परिवर्तन बोलेगा? और एक बार कोई पदार्थ को बदल दिया गया किसी अवस्था में, तो दूसरी अवस्था में नहीं आ सकती है, वो कौन सी बताइए कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अंतर सिर्फ यही है, आप लोग डिफिनेशन रटे होंगे या न भी रटे कोई बात नहीं है। तो अब जैसे बताते हैं, इस पदार्थ को अगर हम तोड़ देंगे तो फिर जैसे के तैसे बना देंगे ना, आसानी से बना देंगे। लेकिन उसके जैसा ये नहीं बनेगा, तोड़ने के बाद हम जोड़ देंगे ना, और फिर इसको हम टेप उप लगा सकते हैं या फिर जैसे सटना उटना को बना सकते हैं, लेकिन जैसे था वैसे नहीं बनेगा। ये रिपेयर हो जाएगा ना, रिपेयर हो जाएगा। तो ये रिपेयर हो जाएगा तो बताइए कि केमिकल आपका हो गया या आपको भौतिक आपका फिजिक्स हो गया? बताइए, ये फिजिक्स का कमाल है। बुझा रहे ना? तो आप सिंपल बोलेंगे भौतिक में फिजिकल क्वांटिटी और आपका लॉजिकल क्वांटिटी जो केमिकल होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी में इसे बनाया जा सकता है और लॉजिकल क्वांटिटी में इसे नहीं बनाया जा सकता है। सिंपल भाषा में समझा गया ना कि एक बार कोई भी पदार्थ अगर दूसरा रूप धारण कर लिया और रूप धारण करने के बाद फिर हम उसे पुनः उसी अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, अगर हो जाता है तो क्या करेंगे? भौतिक परिवर्तन। अगर कोई पदार्थ दूसरी अवस्था में चली गई है और उस अवस्था में लाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर उस अवस्था में परिवर्तित नहीं हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे बताइए? रासायनिक परिवर्तन। याद रहेगा सभी को ना? जैसे अभी बोले कि दूध से दही का बनना, कौन सा परिवर्तन है? अगर हम दूध से दही बना दिए, दही तो बन गया, एक था पहले दूध, अब हमने बनाया दही। अब चलिए दही से दूध बनाने का प्रयास करते हैं, बन जाएगा? नहीं बनेगा, इसलिए किस में चला जाएगा? क्लियर सभी को समझ आ गया ना? हम उसी तरीके से अगर बात करेंगे, मान लीजिए कि हमने मोमबत्ती को जला दिया और मोमबत्ती को जला देंगे, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन बताइए? भौतिक परिवर्तन है। क्यों बताइए? मोमबत्ती जल रहा, लिक्विड तो गल जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, लेकिन फिर नीचे जाके जम जाता है, बैठता है ना, और फिर उसको डालिए, धागा डालिए, फिर बन जाएगा। तो कौन सा परिवर्तन बताइए? अरे सब समझ में ना? तो आप लोग को लगभग भौतिक परिवर्तन और आपका जो रासायनिक परिवर्तन लगभग समझ में आ ही गया होगा। और इसके बाद अगर भूलिएगा तो दुनिया के कोई ऐसा शिक्षक नहीं जो आपको बता सकते हैं।
दुनिया में कहीं भी जाएगा तो कोई शिक्षक यही डिफिनीशन बताएंगे, अलग नहीं बताएंगे। बाकी शिक्षा हमारे पास डिजिटल ये चीज़ें हैं, इसलिए हम कहानी कविताएं मोटिवेट करते हैं। ना तो लिखने या किताब से पढ़ाते बोलने वाला होता तो इतना हम चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि लिखवाना भी ना पड़ता है हमको, लिखवाना भी पड़ता है, बोर्ड पर भी लिखना पड़ता है। आई तो डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं, इसकी पीपीटी आपके पास भेज दे रहे हैं। हम जितना मेहनत करें बस है, आपको यहाँ पर मेहनत नहीं करना है, लेकिन घर पे जाके इसको मेहनत करना, याद करना है। अगर मेरे पास सुविधा ही नहीं रहता तो यही चीज़ को हेडिंग लिखते ना बोर्ड पर, फिर आपसे लिखवाते ना, फिर डिफिनीशन लिखवाते ना, हमको पता है इसका डिफिनीशन तो इसमें है ही, आपके पास भेज देंगे, वो छाप लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ समझा दिए। इसलिए हम बीच में मोटिवेट करते हैं और कुछ चीज़ें अलग से ही बताते हैं। अलग से बताते हैं तो आलतू फालतू चीज़ें नहीं है, वो ज्ञाने का चीज़ें होता है। और चाहते हैं कि आप लोग का दिमाग यहीं पर है, बाहर मत चल जाए, मामा ही या चाचा ही ना चल जाए। फोन करे के बावत मिस कर बा, वाइब्रेट भइल मोबाइल, अब मन नहीं खेला जाए तो फोन करके बतियाएम, ये सब अगर आपके है तो क्लास में मन नहीं है आपका। बुझा रहे ना? नहीं समझ में आ रहा है? फिर भी बुझा रहे हैं। खैर आप लोग के ऊपर डिपेंड है। हमको उम्मीद है आगे साल हमको 26 में टारगेट है कि स्टेट टॉपर बनाने का। अब हम ऑनलाइन पढ़ाकर बनाएं या ऑफलाइन भी पढ़ाएं, लेकिन टारगेट रहेगा कि स्टेट टॉपर बनाएं। सारंग का तो टॉपर हो गया एकदम 100% है, क्योंकि मेरा पोर्टल चालू हो गया है और हम लोग कल से ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। मेरे पास इंग्लिश के भी टीचर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए 1-2 दिन में आएंगे। हर टीचर धीरे धीरे लगभग अगले मार्च तक सभी लोग, होली बात तक सब लोग टीचर आ जाएंगे। और नहीं आएंगे तो क्रेश कोर्स में सारे टीचर हमारे पास आएंगे, 3 महीने की तैयारी कराएंगे लोग, और उसमें फ्री क्लासेस हम अपने चैनल पर चलाएंगे लोग। टॉप टारगेट जो मेरा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, और उसको फ्री में पढ़ाएंगे लोग। प्रयास रहे कि ऑनलाइन जो दूर दराज बच्चे कहीं पढ़ रहा है और उसका बेस ठीक ठाक है, वो मेरे कम से कम पोर्टल से पढ़े। वो कम थोड़ा बहुत जो बेस कमजोर उसका होगा, यहाँ से पढ़ेगा तो हो सकता है स्टेट टॉपर मंगा लेगा। बाकी ऑफलाइन में वही चीज़ देंगे। अच्छा, ऑनलाइन ये वीडियो रिकॉर्ड करें तो हम पोर्टल पर डालते हैं ना, यूट्यूब पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं ना, ये सभी लोग देखते हैं। क्लास में अगर हम गलत भी पढ़ा देंगे तो कोई बात नहीं, गलत क्यों पढ़ाएंगे? शिक्षक के तो गलत थोड़े नहीं है। शिक्षक के हाथ में भविष्य है, बच्चा को बना भी सकते हैं, बच्चा को बिगाड़ सकते हैं, उसके हाथ में है, कलम से बिगाड़ सकता है और बना भी सकते हैं, उसी के हाथ में भविष्य है। तो कोई भी शिक्षक गलत थोड़े क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन ऑफलाइन क्लास में अगर उटपटांग बोल भी दिए, कुछ गलत भी पढ़ा दिए, तो आप ही जानते और हम जानते, कोई जानता नहीं ना। ऑनलाइन क्लास में अगर कहीं हो सकता है, कभी कभी मिस्टेक होता है, बोलते कुछ और लिखा कुछ और जाता है। तो कभी कभी यही चीज़ अगर यूट्यूब हम नहीं देखें, अपलोड हो गया चला गया, तो उसमें भी तो कमेंट आएगा। तो हम चाहेंगे कभी कि मेरा एक एक पॉइंट गलत हो, भाषा गलत हो, चाहेंगे हम गलती करने के लिए। ऑफलाइन क्लास में कुछ बोल दीजिए, कुछ पढ़ा दीजिए डिफिनेशन, लेकिन ऑनलाइन क्लास में गलत नहीं ना पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके नहीं, आपके मम्मी पापा चाचा काका नाना मौसा या फुआ फूफी सब लोग देखता है लोग वीडियो। तो उसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पर सब लोग ना देखते हैं, और देखते तो बोलेंगे कि देखिए गलत टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर इंसल्टिंग किसका होगा? मेरा। और आप संस्थान में जहाँ पर पढ़ रहे तो बोलेंगे नहीं वहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा गलती पढ़ाते हैं, तो आप संस्थान में पढ़ेंगे नहीं, नहीं क्या? तो ऑनलाइन है, इसमें कुछ छुपाने वाला चीज़ें है ही नहीं। आपको ना लगता है कि ठीक है ये तो होता होगा, डाउट है, लेकिन आपके पढ़ाई इंटर उंटर सब ना वीडियो देखता है लोग। जो पढ़ा रहे टीचर वो भी देखता है, और जो पढ़ रहे हैं वो भी देख रहा है, तो वो गलत नहीं पकड़ेगा टीचर। इसलिए आप लोग भ्रम में मत रहिए। हम जो भी चीज़ें बताते हैं हमको आता है तभी बताएंगे, और नहीं आएगा तो नहीं बताएंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़े बता देंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें आएगा क्या कहीं से? जितना पढ़े हैं स्टडी के उतना ही ना बता सकते, उससे ज़्यादा थोड़े बता सकते हैं। यहाँ पर सभी को समझ में आ गया होगा भौतिक और रासायनिक। देखिए हमको पता था कि बहुत लोग को भौतिक और रासायनिक नहीं बुझा रहा था, इसलिए हम थोड़ा चर्चा कर दिए। फिजिकल क्वांटिटी में सभी को समझ में आ गया, सामान को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, फिर जैसे के तैसे बना देंगे, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। कोई भी चीज़ को एक बार दूसरे रूप, एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिए तो दोबारा अपना रूप में उसे नहीं ला सकते, दोबारा उसको पुनः उस रूप में नहीं ला सकते, इसलिए क्या बोलेंगे बताइए? अब देखिए, यह श्वसन सतह पर होता है। बाह्य श्वसन जो होता है एक तो भौतिक प्रक्रिया है, और श्वसन कहाँ पर होता है? सतह पर, एक सतह पर होता है। श्वसन कहाँ पर होता है? एक सतह पर, एक ही जगह श्वसन होता है। अब देखिए, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, जैसे नहीं बट जाना, इसका काम नहीं है इसमें। जिसमें कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, जिसमें ऊर्जा नहीं होगा उसका भोजन का भी खंडन नहीं होता है, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो भोजन पचबे नहीं करेगा। सूर्य को प्रकाश पेड़ पौधा का अगर नहीं मिलेगा ना तो भोजन वो नहीं बना पाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। आपको सिर्फ पानी ही दे दीजिए, पानी में डाल दीजिए, घर के चारों तरफ दीवार से बंद कर दीजिए, वो नहीं हो पाएगा। जबले सूर्य का प्रकाश, लाइट जलेगा ना, सूर्य का प्रकाश नहीं चलेगा। आपके घर में पौधा लगा दीजिएगा छोटा सा, अंधार पूरा चारों तरफ से कर दीजिएगा, आप बंद कर दीजिएगा, पानी खूब दीजिएगा, उसको पानी दीजिएगा, लेकिन आप सूर्य का उसको प्रकाश मत दीजिएगा, कभी उसमें लाइटें मत जलाइएगा, कभी नहीं। और 10 दिन 1 महीने के बाद देखिएगा तो पौधा लगभग मृत हो गया, सूख गया होगा, पानी देने के बाद भी सूख जाएगा। खूब कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए और पानी और धूप मत दीजिए। जैसे आपको खूब खिला दिया जाएगा लेकिन पानी शर्त पर नहीं दिया जाएगा,
कितना हो खाइए, मेवा मिष्ठान सब चीज जो आपको खाना खाइए, लेकिन आपको पानी नहीं दिया जाएगा। बताइए आपका शरीर में ग्लूकोज बनेगा? नहीं बनेगा, मृत हो जाएंगे। खूब पानी पिलाया जाएगा, खाना नहीं खिलाया जाएगा, तब चलिएगा? नहीं चल सकते। इसलिए दोनों तीनों सब जरूरत है। सेम उसी प्रकार से पेड़ पौधा के भोजन के लिए भी सूर्य का प्रकाश, जल की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता है, तभी वो भोजन बना सकता है, ना नहीं बना सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इसमें भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, इस जिसमें कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। यानी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगा तो भोजन के ऑक्सीकरण किसका जरूरत है? नहीं है। इनमें कोई एंजाइम प्रयुक्त नहीं होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं बनेगा। तो जब ऑक्सीकरण होइबे नहीं करेगा, भोजन पचबे नहीं करेगा, भोजन जाइए नहीं रहे, भोजन खाइए नहीं रहे, तो इसका एंजाइम बनेगा? नहीं ना बनेगा। आप भोजन बंद कर दीजिए, प्रोटीन शरीर में बंद हो जाएगा। गैस का आदान प्रदान वायुमंडल अथवा जलीय O2 एवं रक्त के CO2 के माध्यम से होता है। जो बाह्य श्वसन होता है ना, जिसका गैस का आदान प्रदान किसे होता है? वायुमंडल से। कैसे होता है? वायुमंडल से। हम लोग भी तो वायुमंडल से ले रहे हैं ना सभी लोग। जलीय आपका आता है जैसे ऑक्सीजन O2 आता है, और रक्त के होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, इसी के बीच में यानी मध्य में होता है। जलीय जो होते हैं उसमें O2 ऑक्सीजन, जल के अंदर जाता है तो ऑक्सीजन O2 मिलता है। रक्त में जो ब्लड में जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से जाता है। जिससे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, उसी समय इसको ऑक्सीजन दे देता है। उसी को क्या बोलते हैं बताइए? बाह्य श्वसन बोलते हैं। तो बाहर के श्वसन जितना होता है ये आप लिख दीजिएगा, एक ही पर लिख दीजिएगा, इसमें हो जाएगा यह श्वसन सतह पर होता है या भौतिक प्रक्रिया है, या इसमें भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिसमें कोई ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है, जिसको बाह्य श्वसन कहते हैं। या गैस का आदान प्रदान वायुमंडल अथवा जलीय O2 एवं रक्त के कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य होता है, जिसे बाह्य श्वसन कहते हैं। डिफिनेशन है, ये लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ये भी डिफिनेशन है। अब देखिए अधिकतर अगर बात करते हैं, तो पौधे, अधिकतर, ठीक है, अधिकतर अगर बात करते हैं तो पौधे और जंतु, किस में होता है ये? पौधे और जंतु में होता है ऐसा, क्योंकि पानी के भी अंदर रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीकरण की आवश्यकता होनी चाहिए। इसमें ऑक्सीकरण नहीं होगा तो काम चल जाएगा। आगे सभी को समझ में? यहाँ पर देखिए आगे बात करते हैं दूसरा, रक्त के जमे, रक्त का जमना, रक्त के जमे थका का क्या कारण है? रक्त जमता है ना, तो रक्त का जमना यानी जम जाता है ना, जम जाता है। तो जमे या थका होना, थका मतलब समझते हैं? अरे जैसे चोट लगता है, दाग हो जाता है ब्लैक कलर का, रेड कलर, देखते हैं वो थका हो गया, बैठ गया। आप जैसे बैठते हैं, अब बैठते हैं तो पैर मोड़ के बैठते हैं, हाथ मोड़ के बैठते हैं, तो इधर उधर जाना, नस टना जाएगा ना, तो ब्लड का निष्कासन थोड़ा कम होने लगेगा, तो उसको भी थका ही बोलते हैं, क्योंकि थक जाता है। आपका पैर झिंझिनाता है, हाथ में झिंझिनाता है, वो क्या होता है? रक्त का थका बनने लगता है, मतलब रक्त एक जगह होता है, इधर उधर जाता है नहीं जाता है, इसलिए झिंझिनाहट हो जाता है। आसान तरीके आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कि पैर आपका पूरा झिंझिनी हो गया, पैर काम नहीं कर, उठ नहीं रहे, हाथ आपका उठ नहीं रहे, शरीर के किसी भी हिस्से में झिंझिनाहट है, तो कैसे कर सकते हैं? अब किसी को लकवा पैरालिसिस या कुछ ऐसे लग जाता तो नहीं उठ पाएगा, लेकिन अगर किसी को, अगर हाँ उसमें ध्यान रखिए, अगर ऐसा होता है तो भविष्य में उसको पैरालिसिस, लकवा जो बीमारी होती है उसको अटैक कर सकता है। क्यों? कि उसका रक्त थका बनता है, रक्त थका बनेगा, पोलियो तुरंत प्रवेश कर जाएगा। तो जैसे थका बन के मान लीजिए कि पैर झिंझिनाहट, उठ नहीं रहा है, देखिए होता है पैर उठ नहीं रहा है या पैर काम नहीं कर रहा, उस समय होता है ऐसा रक्त थका बनने से। आप लोग एक छोटा सा लकड़ी लीजिएगा और कानवा पर रख लीजिएगा, ऐसे कान पर ऐसे रख लीजिएगा तुरंत यहाँ से। आज कौन सा पैर पर होगा? जैसे राइट वाला पैर पर अगर हुआ होगा तो लेफ्ट वाला कान पर रखिएगा, और लेफ्ट वाला में अगर थका बना होगा तो राइट वाला रखिएगा। अब मुश्किल से एक ही मिनट 60 सेकेंड, 30 सेकंड के बाद 60 सेकंड के बाद आपका 1 मिनट के बाद वो झिंझिनाहट तुरंत भाग जाएगा। बैठे रहिए या खड़ा रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ एक छोटा सा लकड़ी लेके कानवा पर रख लीजिएगा, 1 से 2 मिनट के बाद भाग जाएगा बीमारी। अभी तो हम सर्च नहीं हुआ, आज तक हमको पता नहीं, कोई बताया तो हम सीख लिए, हम ऐसा करके देखे, सबको हो जाता है। कितना लोग का होता है? तो आप देखें जो लकड़ी बनाने वाले होते हैं, बड़ा ही जो लोहार होते हैं लकड़ी बनाते हैं ना, तो उनके कान पर हमेशा को पेन होता होगा, पेंसिल देखें। अभी तो पारने उड़ने के लिए खींचने लोग रखते हैं, ध्यान रखिए कि वो बैठकर काम करते हैं, इसलिए उनके पैर में झिंझिनी आ सकती है, इसलिए हमेशा अपने कनवा पर रखते हैं कि पैर में झिंझिनी ना आए। डायरेक्ट पहले ही से उपाय रखते हैं कि रखा ना अहिबा कहाँ से, तो इसलिए उनके पैर झिंझिनाता नहीं है। आप लोग को ये आइडिया नहीं होगा और पता भी नहीं होगा, बहुत लोग भी पता नहीं रहता, लेकिन जो काम करते हैं उनको पता रहता है। बाकी लोग जो कम लिखे पढ़े हैं तो उनको पता है कैसे रखा जाता है, लेकिन काहे रखा जाता है ये पता नहीं है। हम आपको बताते हैं,
जैसे आपके शरीर पे यहाँ पर रखते हैं ना, ब्रेन सूचना देता है, ब्रेन सूचना कि कोई वजन इस पर आ गया, इसको दबाव देता है, दबाव। और जैसे दबाव देगा तो थक्का जहाँ बना प्रेशर बनता है, प्रेशर मतलब धक्का। और जैसे वो धक्का देता है तो वहाँ पर जो थक्का बना है ना वो फट जाता है और इधर उधर आदान प्रदान ब्लड होने लगता है, तुरंत ठीक हो जाता है। इसका कोई मैंने जादू मंत्र नहीं है। जैसे सामान इस पर रखिएगा, ब्रेन सूचना देता है कोई सामान रखा हुआ है, अब दब जाता है शरीर, और दबा के थक्का बना के उसको फेंक देता है। तो ये समझिए कि मान लीजिए कि वहाँ पर लोग, पहले के लोग ऐसे किए होंगे, नहीं किए होंगे, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी किए हैं लोग। बताइए, 200 बरस काहे जिए, रात के भोजन छोड़े हैं तब, शामे को खा लीजिए भोजन, और 200 150 साल जिएगा। और जो शाम के भोजन करेगा रात के खूब दबा के, उनका जीवन काल समझिए कि तोता तोता 140 साल जीता है ना, 140 साल, आ कौआ जीता है 15 साल। तोता का जीवन काल 140 साल, आ कौआ का जीवन काल कितना है, 15 साल। दोनों का देखिएगा, अगर एक जगह बैठा दीजिएगा तो दोनों में अंतर दिखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कलर देखने को मिलेगा, आकार तनी सा मान लीजिएगा आकार दिखने को मिलेगा, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट होगा। बताइए, लेकिन फिर भी वो 140 साल तोता दी जाता है। आइए बताइए कितने साल जीता है, तब पर दोनों में अंतर है। मरचा खाता है तो मरचा खा लो, तुम लोग 140 साल जिए दोनों में। देखिए, बनावट और आकार पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, खूब कोई मोटा ताजा है, एकदम पूरा मोटा ताजा है, कितना साल जिएगा, 500 साल। और कोई पतला है तो तुरंत मर जाएगा। उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। दुनिया में जितने सारे जीव का बनावट है, जीव जंतु का बनावट है, ऊपर से लिख कर आता है। जैसे जन्म हुआ ना तो उसका मृत्यु लिख देता है कि इतना तारीख को, इतना समय में, इतना बजे आपका इस कारण से, और यहाँ पर आपका मृत्यु होगा, एकदम निश्चित है, लिखा रहता है, इसको कोई नहीं टाल सकता है। अगर आपको पता चल जाए कि जैसे आपको कल मरना है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, आप जाके, बड़ा संत होगा ना, कोई महात्मा होगा बड़ा, चाहे कोई बड़ा मैंने जैसे जानकार होगा अच्छा खासा, कोई भी किसी भी जाति में, किसी भी धर्म हो, अगर जानकार होगा, जिसे कुंडली बनाता हो, कुंडली, क्योंकि हम लोग के पंडित जी जो बड़ा बड़ा संत होते हैं ना, वो सब बनाते हैं लोग। बड़ा संत होगा, बड़ा पंडित होगा, मैंने बहुत महाकाव्य जो पढ़ कर आया होगा, वो आपकी कुंडली बना देगा एकदम सेम, इतना तिथि को, इतना तारीख, मैंने इतना बजे, इतना समय में, इस कारण से आपका मृत्यु हो जाएगा, एकदम 100 लिख के दे देगा, एकदम उतना ही तारीख होगा। तो आपको कल मरना है, अगर आपको मान लीजिए पता है कि कल ही मरना है, कोई आज आपको मार के मुआ रहा है, नटी काट देगा, फांसी लगा देगा, फिर भी प्राण आपका निकलेगा नहीं, कल ही मृत होगा, कल ही आपका प्राण निकलेगा। उदाहरण ना, तिथि लिखा हुआ है, कहाँ जलाते हैं ना, मृत होने के बाद ना, बुढ़ा मरे तब नो। अच्छा, काट दिल, काटला के बाद पता चली कि तब तक लेके डॉक्टर आ गल के देख लग, उठा के लेके हॉस्पिटल में चल गए, एक दिन तो जिया दिलक डॉक्टर भले बिहान में मर जाए, क्या दिक्कत बा, फांसी लगेला, कहीं रसरिए टूट गल, वो हो ही नहीं सकता है। पानी में डूबने से मरेगा, उसका लिखा हुआ है, तो पानी में जाएगा, मान लीजिए कल ना डूबने, आज डूब जाते, तो वो डूबा रही, वही में रही, छटपटाई, बिहान जैसे हो टाइम हो तो मर जाएगा, लेकिन वो पहले मर ही नहीं सकता। टेस्ट करा अपन, एखन अपन घर के फेर में नहीं खा, दोसर घर बनाए चल रहा। तो रक्त के जमने यानी थक्का का क्या कारण हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, आप समझिए, रक्त के जमना या थक्का का क्या कारण हो सकता है। रक्त के जो जमना होता है, रक्त का जमना, रक्त का जमना या थक्का का मुख्य कारण क्या है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन फाइब्रोनोजिन, फाइब्रिनोजिन किसका कारण बताइए, याद रखेगा। अच्छा, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन फाइब्रिनोजिन के कारण क्या होता है, रक्त आपका थक्का हो जाता है। अब समझिए कि आपके रक्त में थक्का बनता है, रक्त बैठने लगता है, रक्त जम जाता है, तो किसके उपस्थित होता है बताइए, फाइब्रोनोजिन, क्या चीज, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन अगर बनने लगा तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का बनने लगेगा। जैसे आपके पेशी में दर्द होता है तो लैक्टिक अम्ल का बनना स्टार्ट होता है, तो दर्द करना स्टार्ट होता है, उसी तरह अगर आपके रक्त थक्का बन रहा है, रक्त बैठ रहा है, जम रहा है, तो कौन बन रहा है बताइए, फाइब्रिनोजिन बन रहा है। याद रहेगा सभी को, ये क्या है बताइए, प्रोटीन, क्या है बताइए, प्रोटीन, फाइब्रिन। आपके शरीर में अब आवश्यकता से अधिक भी प्रोटीन नहीं चाहिए। खूब आप खा रहे हैं, मान लीजिए कि पूरा एकदम ज्यादा ही आपका खून हो गया, तब वो दिक्कत है। 14 से 16 ग्राम आपको, 16 ग्राम चाहिए, 16 ग्राम बहुत आपके शरीर में है। 18 ग्राम अगर होगा तो, आप 20 ग्राम भल तो, बुझा रहे ना। तो आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर,
तो ज्यादा बीपी जिसे बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उठपटांग बोलने लगेगा, आलतू फालतू चीजें बोलने लगेगा, बरबर बरबर बोलने लगेगा। अब ब्लड प्रेशर अगर डाउन होगा तो चुपचाप एकदम कुछ बोला ये बोली भी नहीं करेगा कि का खैबू तो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ पियबू तो ना, घरे चलबू तो ना, वही जो बैठा रह। अगर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ल तो तू पूछ का खैबू, तारा खा जेनु, हाँ, आ का पियबू तो घोड़ के तारा के पी जेनु। तो ऐसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बुझा रहे ना, आ घटल तो पूरा डाउन, आ बढ़ गल तो इसमें अगर आपके शरीर के प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन अगर फाइब्रिनोजिन बन रहा है तब क्या हो जाएगा, आपका रक्त थक्का बनने लगे, यानी रक्त सब जमने लगेगा, बुझा रहे ना। तो ये कब बनता है, जब आपके शरीर का पूर्ण रूप से भोजन नहीं पचता है तब बनता है। तो भोजन को पचाने का प्रयास करेंगे कि नहीं बनेगा, बुझा रहे सभी को। चलिए, तो यहाँ पर सभी लोग को समझ में आ गया होगा, रक्त के थक्का बनने का मुख्य कारण है प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनिजिन का बनना। बात मत करो सब, जाना करें। अच्छा, उसका छुट्टी करिए, इसका छुट्टी करिए, जो बोलेगा हमसे खुद बोले खड़ा होकर, आप क्यों बोल रहे हो, वो नहीं बोलेगा। बेंच पहले पीछे करिए, बार बार बोला जा रहा है आपसे। आ जाएगा सभी को ना। मानव के वहन तंत्र के घटक कौन कौन से बताइए। तो मानव के वहन के तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग सम्मिलित है, जैसे रुधिर या रक्त, ब्लड बोलेंगे, रुधिर या क्या बोलेंगे, रक्त यानी ब्लड बोलेंगे, फिर हृदय बोलेंगे, हार्ट बोलेंगे, और रक्त वाहिनी बोलेंगे यानी जो ब्लड वेसल होते हैं। याद रहेगा सभी को ना। तो आपको बोलेगा रुधिर या रक्त बोलिएगा, फिर हृदय बोलेंगे, तथा बोलेंगे रक्त वाहिनियां बोलेंगे। तो मानव के वहन तंत्र होता है, वहन मतलब जिसे जाता है, वाहन गाड़ी समझ रहे, वाहन, तो उस तरह वाहन होता है, एक घटक से दूसरे घटक जाना है। अगर रक्त नहीं होगा, रुधिर नहीं होगा तो वाहन होगा, जीवे नहीं करेगा। आपका हृदय नहीं होगा, जाएगा। हृदय काम आपको बताया था ना, हार्ट का हृदय काम क्या है बताइए, हृदय काम क्या है बताइए, 24 घंटा हृदय काम क्या है बताइए, 24 घंटा धड़कना, धड़कते रहता है। हाँ, काम है, जो हार्ट का काम होता है, हृदय का जो काम होता है, सिर्फ ब्लड को फिल्ट्रेशन करना होता है, फिल्टर करना होता है, साफ करना होता है। ब्लड बनाएगा, साफ करेगा, फेंक देगा, ब्लड बनाएगा, उसका दूसरा कोई काम नहीं है। सिर्फ ब्लड को क्या करेगा, वो साफ करेगा, बाकी उसका दूसरा कोई काम नहीं है। बुझा रहा है ना, नहीं बुझा रहा है। तब ब्लड के काम बाटे साफ करल खून के, तो काहे के तुम मुआवत रह दिल के, बताओ मुआवत काहे बरा तू दा, दाब के काहे रखा तर दिल के, बंद कर लो करके। अरे तो निकल के चल जाएगा कहीं बाहर करके बरा। चला देखो, रक्त किस तरह का ऊतक है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। हो गया आंसर, सरल। रक्त तरल संयोजी, तरल जन छान के खा जाला के तरल कहल जाला, तरल बरल। लोग घरे कहते हैं कि तरल बरल खैले बरुआ, खैले बरा, हाँ, खून, खून खाते नहीं है लोग, पीते हैं लोग, सब लोग खून नहीं पीते हैं लोग। देखिए, आप मछली का तेल का सेवन करते हैं तो हड्डी कमजोर नहीं होगा। मछली का तेल का सेवन अगर करते हैं तो आपका हड्डी कमजोर नहीं होगा, इसलिए मछली लोग को खिलाया जाता है। देखिए, रक्त किस तरह का ऊतक है, तो तरल संयोजी। कैसा है, तरल संयोजी। तरल का मतलब समझ रहे ना, जैसे छान छुन के खाते उसको तरल बोलते थे, यही के तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। जिसके मुख्य घटक प्लाज्मा है, क्या है, प्लाज्मा है, लाल रक्त है, कोशिकाएं हैं, और श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, और रक्त पट्टिकाणु है। ये इसका मुख्य घटक है, याद रखिएगा लोग। बाकी किस तरह का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। बस हो गया आंसर, इतना ही पर लिखना है आपको। एग्जाम्पल में लिखना होगा तो ये सभी आप लोग लिखते हैं, लिखा जाएगा सभी से ना। ये वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा लोग। रक्तचाप, देखिए ब्लड प्रेशर आ गया। रक्तचाप की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है। ब्लड प्रेशर, बीपी जानते हैं आप लोग, पढ़े होंगे, याद है, पढ़े आप लोग। ब्लड प्रेशर आप लोग पढ़े होंगे 9वीं क्लास में, उसमें को चित्र दिया है, यहाँ पर बना हुआ था, याद है, बायोलॉजी में बना हुआ था, वहाँ पर पंप भी कर रहा था, देखे आप लोग, सब देखे हैं लोग। लेकिन देखिए यहाँ पर
रक्तचाप की माप स्काइमोमीटर, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, उसमें यहाँ पर गलती लिखा हुआ है आप लोगों को अथी में देखें, इसमें गलती लिखा हुआ है। इस- देखिए आए, बात मत करो। हो गया, देखिए यहाँ पर गलती लिखा था। इसको बोलते हैं सिप्गोमैनोमीटर, पढ़ेंगे सिप्गोमो, सिप्गोमो, फ पढ़ेगा सिप्गोमो मैनोमीटर, यहाँ पर आप लोग पढ़ेगा सिप्गोमो, ठीक है, सिप्गोमो मैनोमीटर, मैनोमीटर, यहाँ पर 3 खंड में बांट के तब याद करेगा आपको। सिप्गो मैनोमीटर, या हम लोग आसान भाषा बोले हैं स्टेथोस्कोप, ये हम लोग याद रखेंगे, स्टेथोस्कोप मतलब दूर इसका नाम है। बैठे लो, उसी में आ रहे, दे दीजिए पिछवा में ले लेंगे, लो बोल दीजिए प्रिया हैं, बुला दीजिए। आपको सिप्गोमो क्या पढ़ेंगे, सिप्गोमो क्या पढ़ेंगे, सिप्गोमो एक स्टेप, और दूसरा में मैनोमीटर, तो 3 खंड में इसको पढ़ेगा, सिप्गोमो मैनोमीटर या स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। तो आप लोग अगर पूछेगा कि रक्तचाप की माप किस उपकरण द्वारा की जाती है, तो स्टेथोस्कोप छोटा है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, याद रहेगा ना, ये भी याद करिएगा, यहाँ पर इस पर गलत लिखा हुआ था, याद रहेगा सभी को ना। तो किस उपकरण से माप की जाती है, बस यही क्वेश्चन है। पौधे में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, बताइए, तो ये तो अभी इसके पहले ही आपको बता दें। पौधे में जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम ऊतक द्वारा होता है। अब पौधे की जो जो पत्तियां होती है, डाली होता है, उसके किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होते हैं। पौधे में जल परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, किसके द्वारा, जाइलम द्वारा। पौधे के जितने सारे भाग होता है उसमें बांटता कौन है, देखिए जाइलम और फ्लोएम समझे, यहाँ पर थोड़ा समझे जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। जैसे एक यहाँ पर पौधा हो गया, एक मान लीजिए कि यहाँ पर आपको पौधा बना देते हैं, इधर से भी बना देते हैं, यहाँ से भी एक पौधा का भाग बनाते हैं, चलिए मान लीजिए कि ये पौधा है, ठीक है, यहाँ से एक रेशा होता है, ठीक है, जो नीचे से पानी ऊपर की ओर लेके जाता है, ठीक है। जाइलम का सिर्फ काम क्या है और फ्लोएम का सिर्फ काम क्या है, ठीक है ना, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा, जड़ से पानी को उठाएगा और सीधे लेकर जाएगा नली में, जहां जहां नली सीधे लेकर जाएगा, लेकिन वो किसी को देगा नहीं, नहीं होता कि सीधे लेकर जा रहा है लेकिन किसी को वो देगा नहीं। फ्लोएम कहता है यहाँ पर जैसे जाता है, पहले फ्लोएम क्या करता है, इसे बांट देता है, जैसे कमाता कोई और है, खाता कोई और है। घर पे देखते कमा के कोई और लगेगा, खाएगा कौन और, तो यही खींचता है पानी, जाइलम जाइलम क्या करता है, लेकर जाएगा, अब फ्लोएम क्या कर देगा, सभी में बांट देगा। तो जाइलम का अलग काम है और फ्लोएम का अलग काम है, लेकिन दोनों का एक ही काम है। पानी को लेकर जा रहा ना घिस के, तो क्या कर देगा, बांट देगा, हिस्सा लगा देगा यहीं से। तो बांटना फ्लोएम का काम है और परिवहन करना सिर्फ जाना सिर्फ किसका काम है, जाइलम का। तो याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। अब आता है कि मानव हृदय कितने कोष्टक में विभक्त है, कितने कोष्टक बताइए, तो 4 कोष्टक में बटे होते, 4 कोष्टक में बटे होते हैं। 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते, याद रखिए, 2 में अलिंद होते हैं, 2 में क्या होते हैं, निलय। 2 भाग पीछे 2 भाग आगे, याद रखिएगा, 2 भाग पीछे और 2 भाग आगे होते हैं, इसको याद रखिएगा। उसी को याद रखिएगा अलिंद और निलय, क्योंकि उसे वही भाषा में लिखा जाता है। डेंगू रोगी से रक्त के किस घटक की कमी हो जाती है, बताइए, आरएनए के डीएनए, कौन सा, डेंगू काट लेगा तो समझिए कौन सा। इसमें डेंगू रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में 3 तरह से डीएनए, आरएनए और प्लेटलेट से बनता है। हमारा एक यूट्यूब पर भी वीडियो इसका है, आप लोग देखे होंगे, आरएनए और डीएनए क्या है, आप उसको देख लीजिएगा, 38 या 40 मिनट की वीडियो है, मतलब 1 घंटा के कम है। आप लोग को ब्लड का पूरा समझ में आ जाएगा, ब्लड, डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, उसमें पूरा हमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। और करे कि हमारे शरीर में जब डेंगू करे कि डेंगू रोगी से रक्त के किस घटक की कमी हो जाती है, तो क्या होते हैं, प्लेटलेट्स के।
हमारे शरीर में डीएनए और आरएनए होते हैं, इसके साथ में प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? डाउन होते हैं। जैसे डेंगू मच्छर काटे हमारे शरीर में कौन बीस चला जाता है, वायरस जब हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे प्लेटलेट्स को क्या कर देगा? डाउन कर देगा। जैसे प्लेटलेट्स को डाउन करेगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? थकने लगेगा, यानी हम पूर्ण से क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे और कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे आसान तरीका है, डेंगू काटा है, मान लीजिए कि सब जंगली जानवर है, जंगली जीव है ना, जंगल से आया हुआ है, तो अभी जंगल का पत्ता तोड़ के खाने लगेगा। जैसे डेंगू काटेगा, आप जंगल से आके सब मान लीजिए कटवे किया है, अभी जंगल में जाके पत्ता तोड़ के खाने लगेगा, पपीता के पत्ता तोड़ के चबाने लगेगा तुरंत। पपीता के आप क्या करिए? पीस लीजिएगा, उसका रस पीजिएगा, बुझा रहा है ना? इमली के ना, पपीता के पत्ता पीजिएगा, आपको 5 दिन 6 दिन के बाद पूरा प्लेटलेट्स फिर बना लेगा। इसके बाद भी अगर कमी आपको नहीं लगता कि नहीं जंगल का हमको पता नहीं करना है, तो कीवी फल आता है, आप सुबह सुबह सेवन करिएगा 5 दिन, तो फिर आपको प्लेटलेट्स ठीक कर देगा। इसके बाद भी लगता है कि जल्दी प्लेटलेट्स आए, तो बकरी का दूध पीजिए 5 दिन लगता है, 100-100 ग्राम, आधा 250-250 ग्राम, अब बकरी का दूध पीजिए, बुझा रहे ना? सब लोग पिएगा, जिसको होगा खुद पिएगा। अरे जिनका बीमारी हो नु कहन कि हम हॉस्पिटल में ना जाए, कहन कि हम लाठी से ना चले, आ जब रोग हो नु तो लाठी से चले के पड़ी, हॉस्पिटलों में जाए के पड़ी, बुझा रहे ना? लोग बोलते हैं कि हम ना खाएं, रोटी ना खाएं, तो ना खाएं। पौधों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है बताइए? किसके द्वारा होता है बताइए? बताइए, पत्ती में किसके द्वारा? स्टोमाटा, याद रहेगा? स्टोमाटा द्वारा होता है, याद रहेगा सभी को? रक्त और लसिका में अंतर बताइए। कौन को इसमें क्वेश्चन है? 71 को? बस, तो आप लोग 57 तक याद करके लाइएगा लोग, 1 से 57 तक कल सभी से सुनेंगे।